कभी कभी हम किसी कलाकार की रचनाओं से इतना गहरा जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है उसे हम पूरी तरह जान चुके हैं। लेकिन क्या सचमुच किसी लेखक को उसकी किताबों से पहचाना जा सकता है? और अगर वही लेखक किसी का पति बन जाए तो क्या वो अपनी कहानियों जैसा ही होगा या बिल्कुल एक साधारण इंसान? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है साहित्य के महान कथाकार मानिक बंद्योपाध्याय की बेहद संवेदनशील कहानी साहित्यकार की पत्नी। ये केवल एक विवाह की कहानी नहीं, बल्कि कल्पना और यथार्थ के टकराव की ऐसी मनोवैज्ञानिक यात्रा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। आइए सुनते हैं साहित्यकार की पत्नी। साहित्यकार? क्या सचमुच उसकी शादी एक मशहूर साहित्यकार से होगी? शादी से पहले यह रानी अमला पर कितने दिनों तक हावी रही, ये ठीक ठीक बताना आसान नहीं है। करीब 3 महीने मान लीजिए, क्योंकि नामी साहित्यकार सूर्यकांत के साथ रिश्ता पक्का हुआ था। उसके 3 महीने बाद ही ये शुभ विवाह संपन्न हो गया था। अमला ने 4वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की थी, फिर घर पर ही पढ़ना लिखना और गाना बजाना सीखा। सिलाई कढ़ाई और घर के कामकाज भी सीखे। लड़ाई झगड़े के दांव पेंच भी उसे आ गए थे। रिश्तेदारों की कड़ी निगरानी और ढीली देखभाल में ही वो बड़ी हुई थी। अमला भी ऐसी ही लड़कियों में से एक है, इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी के जरिए बंगाली साहित्य से अमला की अच्छी जान पहचान थी। पहले तो उसने छिप छिप कर पढ़ना शुरू किया, फिर घर के कोने में सिमट कर बैठने लायक उम्र हो गई। तब से वो खुलेआम हर हफ्ते 4-5 कहानियों और उपन्यासों की किताबें पढ़ती और महीने में 3-4 पत्रिकाएं भी नियम से पढ़ती आ रही है। सच कहें तो स्कूल छोड़ने के बाद घर पर उसकी पढ़ाई बस यही थी और लिखाई बस चिट्ठियां लिखने तक ही सिमट गई थी। उन सज्जन के साथ उसकी शादी की बात चली, उससे बहुत पहले ही उसने सूर्यकांत की कई किताबें पढ़ डाली थीं। उनमें 5 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह थे। साथ ही एक नाटक भी उसने पढ़ लिया था। तब उसे क्या पता था कि इन कहानियों का जन्मदाता एक दिन खुद आएगा। वो कहानियां जो मन की भावनाओं को इतने मजेदार ढंग से जगाए रखती हैं, जो कभी रुलाती हैं और कभी हंसाती हैं। वो लेखक खुद अपने 3 दोस्तों के साथ उसे देखने आएगा और देखकर उसे पसंद भी कर लेगा। अमला को यह बात बहुत ही अजीब लगी थी। साहित्यकार ऐरे गहरे लोगों की तरह अपने जीवन संगिनी कैसे चुन लेते हैं? खासकर सूर्यकांत जैसे साहित्यकार ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके जैसी पर्दे में रहने वाली एक मामूली सी लड़की को पसंद कर लिया। हालांकि वो कोई मामूली लड़की नहीं है, लेकिन एक दिन कुछ देर सिर्फ अपनी आंखों से देखकर उन्हें क्या पता चला? कुछ सवाल करके और सिलाई का एक नमूना देखकर क्या ही समझ आया होगा? एक गाने का थोड़ा सा हिस्सा सुनकर उन्हें उसकी क्या पहचान मिल गई भला? इस दुनिया में पुरुष और स्त्री का प्रेम तो यही लोग रचते हैं। आखिर में चाहे उनका मिलन हो या फिर जुदाई, इनके रचे प्रेम के आगे बढ़ने की कहानी पढ़ते हुए मन बहुत उदास होता है। इंसान का मन जितना उदास हो सकता है उतना उदास होता है। कुछ छोटी कहानियों को छोड़ दें तो सूर्यकांत की ऐसी कौन सी रचना थी जिसे पढ़कर वे बेचैन ना हुई हो? किसी स्त्री पुरुष के उलझे हुए रिश्ते ने उसे चिंता और भावना से भर दिया था। अगली किताब शुरू करने तक वह हमदर्दी से चंचल और बेकरार रहती थी। वह सूर्यकांत अब यह क्या करने जा रहा है? किसी सांस रोक देने वाली अजीबोगरीब घटना से उनकी पहली जान पहचान ना सही और हैरान कर देने वाले हालात के बीच प्रेम का जन्म भी ना सही। कम से कम जान पहचान वाली लड़कियों में से ही किसी एक को वह चुनता। आम तरीके से थोड़ा प्यार करके फिर उससे शादी करना तो उसे शोभा देता। इसके बदले एक अनजान लड़की को वह किस बिना पर अपना रहा है? जिंदगी में यह बेमेल बात वह कैसे सह पाएगी? उसकी किताबों में कितने ही पति पत्नी एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाए और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बेकार हो गई। अपने मामले में भी ऐसा कुछ हो सकता है। यह डर सूर्यकांत को बिल्कुल नहीं है क्या? इन सब गहरी उलझनों पर विचार करने के लिए अमला को 3 महीने मिले थे। 3 महीने में 19 साल की एक लड़की बहुत कुछ सोच सकती है। वो अपना मन कितनी ही कल्पनाओं से भर सकती है। वो कितने रोमांचक प्रेम का एहसास कर सकती है। ये बात सिर्फ 19 साल की लड़कियां ही जानती हैं। एक बात अमला बहुत ज्यादा सोचती थी। अगर सूर्यकांत की जिंदगी में प्रेम से जुड़ी कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, तो उन सब विषयों में उसे ऐसा गहरा और अचूक ज्ञान कहां से मिला? और अगर वैसा कुछ घटा है, तो फिर शादी में उसकी दिलचस्पी कहां से आ गई? कभी कभी अमला सोचती थी कि शायद सूर्यकांत अपना दिल टूटने का इतिहास भूल गया है। शायद उसके दिल की निष्ठा बहुत कमजोर है।
शायद इसी बीच उसका टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया है। अगर ऐसा है तो एक इंसान के तौर पर वो आदमी कितना गिरा हुआ है। छी छी, आखिरकार उसकी किस्मत में ऐसा पति लिखा था जो प्यार तो करता है लेकिन भूल भी जाता है। फिर किसी और समय अमला को लगता था कि बात कुछ और है। शायद सूर्यकांत के दिल पर कभी प्यार की छाप पड़ी ही नहीं। असल में वो आदमी बहुत ज्ञानी और गहरी समझ वाला है, इसलिए उसने दूसरे लोगों की जिंदगी की घटनाएं और दिमागी उलझनें देखी और सुनी हैं। उसी के आधार पर उसने अंदाजा लगाकर यह सब लिखा है। अपनी कल्पना से ही उसने स्त्री पुरुष के दिलों का ये अनुभव बटोरा है। प्यार करने पर दुख मिलने की संभावना ही ज्यादा पक्की होती है। शायद ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसने बिना प्यार किए ही शादी कर लेना बेहतर समझा है। अगर ऐसा है तो अमला सोचती थी कि वो उसका सम्मान नहीं कर पाएगी, दुख मिलेगा। सिर्फ ये सोचकर जो प्यार नहीं करता वो भी भला कोई इंसान है? एकदम ही बेकार जीव है। फिर कभी कभी अमला को लगता था कि बात कुछ और ही है। शायद वो अपने प्यार के क्रूर अंजाम की यादें भुला नहीं पा रहा है। उसी असहनीय मन की पीड़ा के मारे सूर्यकांत ये अजीब हरकत कर रहा है। क्या अमला नहीं जानती कि ऐसे हालात में लोग अजीब हरकतें कर बैठते हैं? कोई शराब पीकर बर्बाद हो जाता है, जैसे सूर्यकांत की दिवा स्वप्न और घर के बाहर का रास्ता जैसी किताबों में लिखा है। कोई सन्यासी बन जाता है, कोई हजारों लोगों को तबाह करके शोहरत और पैसा कमाता है, नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो कोई आत्महत्या ही कर लेता है। हे भगवान, सूर्यकांत अगर एक शादी ही कर लेगा तो इसमें क्या बड़ी बात है? सोचते समय अमला को अपने होने वाले पति पर बहुत ममता आती थी। वो ठंडी सांस छोड़कर मन ही मन कहती थी, आहा, क्या मैं उसे जरा सी भी शांति दे पाऊंगी? मन में चाहे जितनी भी बदलती और उलझी हुई कल्पनाएं आएं, लेकिन अमला ये बात कभी नहीं भूलती थी कि उसकी शादी किसी आम वकील, मुख्तार या डॉक्टर से नहीं होगी, ना ही किसी नौकरी पेशा, व्यापारी या वैसे किसी इंसान से होगी। उसे एक ऐसा असाधारण पति मिलेगा जिसका नाम पूरा देश जानता है और जिसका लिखा पढ़कर पूरा देश हंसता और रोता है। सूर्यकांत की उम्र कोई 30 साल के करीब थी। उसे बहुत सुंदर पुरुष तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी और अनोखी छाप थी। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा खिंचाव था। बोलने, चालने और चलने फिरने में वो बहुत धीरा और शांत था। वो किसी बड़े परिवार के मंझे हुए मुखिया जैसा लगता था। किसी से बात करते समय वो एक शांत और सहज मुस्कान हंसता था, मानो सामने वाले जैसे अनगिनत लोगों से उसकी गहरी जान पहचान पहले ही हो चुकी हो और वो जो बातें कह रहा है उन्हें उसने ना जाने कितनी बार सुना हो। उन बातों को सुनने की कोई गिनती ही नहीं थी। सिर्फ इंसान ही नहीं, दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए नई नहीं थी। कोई भी बात अब उसे हैरान नहीं कर सकती थी। इंसान, घटनाएं और चीजें सब उसके लिए पुराने जूते जैसी हो गई थीं। सच्चाई, कल्पना और जिंदगी की छोटी बड़ी बातें सब पुरानी पड़ चुकी थीं। ये सब उसके अनुभव में इतने सहज ढंग से फिट बैठती थीं कि छाले पढ़ना तो दूर की बात है, उनमें से जरा सी चरमराहट की आवाज भी नहीं आती थी। जिंदगी में जो कुछ भी है उस सब का मोल वो आंक चुका था। उसने हर चीज की अच्छाई और बुराई को पहले ही तौल लिया था। आशा और इच्छा, दुख और दर्द सब उसके काबू में आ चुके थे। खुशी, उत्साह, भावना और कल्पना सब कुछ नियंत्रित हो चुका था। अब न तो कोई शिकायत बची थी और न ही कोई एहसानमंदी थी। बिना किसी दिखावे के बस एक आराम महसूस करना ही उसका मकसद था। इसके सिवा उसे जिंदा रहने का कोई और अर्थ नहीं दिखाई देता था। किसी पक्के तैराक की तरह वो जिंदगी के समंदर में सहजता से तैरता था। वो जी जान से हाथ पैर मारकर पानी में कोई झाग या भंवर नहीं बनाता था। जिंदगी का समंदर? अमला तो एकदम ही सन्न रह गई। ये तो उम्मत से भरा एक ठहरा हुआ तालाब है। ये कितना शांत और ठंडा इंसान है। वो भाव कहाँ है? वो तेजी और वो उत्साह कहाँ है? अपने में खोए रहना और लड़कपन कहाँ गया? वो अजीबोगरीब चाल ढाल कहाँ गई? उस रहस्यमयी स्वभाव की छोटी बड़ी झलकियां कहाँ गईं? वो दुनिया के लोगों से एक बहुत ही अलग इंसान है। दिन रात में कभी एक बार भी वो इसका कोई सबूत नहीं देता। आम लोगों में भी जितना कुदरती अलगपन होता है, स्वभाव में जितनी अपनी एक खासियत होती है, वो भी जैसे उसके अंदर नहीं है। उसका असाधारण होना ही जैसे इस बात में है कि वो आम लोगों से भी कहीं ज्यादा आम है। वो गंभीर नहीं रहता और बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करता। पहनावे पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर उसकी उपेक्षा भी नहीं करता। जितनी सुख सुविधा मिलनी चाहिए उतनी ना मिले तो वजह पूछता है, ज्यादा मिल जाए तो खुश हो जाता है। वो कोई बहुत ज्यादा उदारता भी नहीं दिखाता और किसी स्वार्थी इंसान जैसा बर्ताव भी नहीं करता।
भूख लगने पर खाता है और नींद आने पर सो जाता है। गुस्सा आने पर नाराज होता है और हंसी आने पर हंसता है। चोट लगने पर उसे दर्द भी होता है। क्या यही अमला की कल्पना का वो अपने में खोया रहस्यमयी इंसान है? सिर्फ इन आम बातों में ही ऐसा नहीं है। अपनी पत्नी के साथ भी वो हंसता और बातें करता है। पत्नी को चढ़ाकर मजे लेता है। वो पत्नी को प्यार और स्नेह भी दिखाता है। ये सब बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से करता है, जैसे बाकी के 10 आम लोग करते हैं। उन दोनों के बीच एक अनोखा और असाधारण रिश्ता बनाना होगा, ऐसा उसे बिल्कुल नहीं लगता। उंगली से उंगली छू जाने पर दोनों को रोमांच हो, आंखों में आंखें डालकर पल भर में वे एक दूसरे को पहचान सकें, ताकि उनके बीच बस एक न खत्म होने वाली सिहरन बनी रहे। शुरुआती दिनों की एक बात है। तब तक पति के स्वभाव की ऐसी साफ पहचान अमला को नहीं मिली थी। वो बात अमला के मन में गहराई से बसी हुई है। एक शाम किसी अखबार का परेशान संपादक जरूरी तकाजा करके गया था। रात को बेडरूम में सूर्यकांत कहानी लिखने बैठा था। घर में बहुत से लोग थे। शादी के मौके पर आए कई रिश्तेदार तब तक वापस नहीं गए थे। लिखाई में ना जाने कितनी रुकावटें आ रही थीं, बताया नहीं जा सकता। कोई बिना बात के पुकारता तो कोई जरूरी बात पूछना जाता। बच्चे कमरे के बाहर बरामदे में शोर शराबा मचाते रहते। रसोई में दाल को छौंक लगाते समय सूर्यकांत छींकते छींकते बेहाल हो जाता। कमरे में आकर देख ना पाने पर भी अमला समझ गई थी कि उसका पति अब लिखने बैठा है। कमरे में जाकर नामी लेखक सूर्यकांत को पहली बार लिखते हुए देखना था। इसके लिए अमला का मन बहुत बेचैन हो रहा था और यह सोचकर उसका मन दुख से भर गया था कि इस चीख पुकार और शोर शराबे में वो क्या एक लाइन भी लिख पा रहा होगा? क्या घर के लोगों में इतनी भी समझ नहीं है? अगर उसका कोई अधिकार होता तो वह सबको डांट कर शांत कर देती। सूर्यकांत के लिखने बैठते ही पूरा घर एकदम सन्नाटे में डूब जाना चाहिए। सब लोग दबे पांव चलेंगे और कानाफूसी में बातें करेंगे। दाल में छौंक तक नहीं लगाया जाएगा, पर ऐसा नहीं था। आज ही जैसे घर में शोर शराबा और ज्यादा बढ़ गया था। ये सबकी कितनी बड़ी नासमझी थी। छी! रात के 10:30 बजे जब वो कमरे में गई, सूर्यकांत तब भी लिख रहा था। मेज पर 7-8 पन्ने लिखे देखकर अमला हैरान रह गई थी। इतनी रुकावटों और शोर शराबे के बीच भी क्या वो लिख सकता है? इसके अलावा वो कितनी सावधानी से दबे पांव कमरे में आई थी। फिर भी लिखते लिखते उसे आहट मिल गई। इस बार खुद सूर्यकांत के खिलाफ ही अमला का मन खट्टा हो गया था। बस आज यहीं तक, ये कहकर उसने कलम रख दी थी। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बहुत भद्दे ढंग से अंगड़ाई ली थी। उसके बाद मुस्कुराते हुए अमला को पास बुलाया था। अमला उदास मन से जाकर मेज के सहारे खड़ी हो गई थी। उसने पूछा था, अच्छा, आप कैसे लिखते हैं? उसकी आवाज में उत्सुकता बहुत ही कम थी और बोलने के अंदाज में उपेक्षा बहुत ज्यादा थी। ऐसा लगा जैसे वो पूछ रही हो कि सूर्यकांत जैसा इंसान लिख सकता है? ये भला कैसे मुमकिन हुआ? सूर्यकांत ये बात समझ पाया था या नहीं, ये कहना मुश्किल है। उसने कुर्सी घुमाकर अमला का एक हाथ पकड़ लिया था, फिर उसे भी अपनी ही कुर्सी पर बैठा लिया था। एक लेखक होने के नाते ही नहीं, नई दुल्हन मेज के सहारे खड़े होकर ऐसा सवाल करे तो पहला खामोश जवाब इस तरह दिए बिना कौन सा पति रह सकता है? फिर सूर्यकांत थोड़ा हंसा था। उसने कहा था, जैसे तुम लिखती हो ठीक वैसे ही कागज पर कलम चलाकर लिखता हूं। लेकिन अमला रानी, और कितने दिनों तक मुझे आप कहोगी? अमला ने बहुत धीमी आवाज में कहा था, आपने पहले मना तो नहीं किया था? क्यों नहीं किया था जानती हो? मैं देख रहा था कि तुम खुद से कहती हो या नहीं। अब तुम ही बताओ कि तुमने क्यों नहीं कहा। क्या तुम में शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें कोई शिकायत नहीं होती? जिस अधिकार से पति ने उसे 1 हफ्ते तक दूर रखा था, वो अधिकार मिलते ही अमला की शर्म भी नहीं रही और शिकायत भी गायब हो गई। वो सोच रही थी कि क्या उसने ठीक जवाब दिया है। ऐसे हालात में ऐसा ही जवाब तो देना होता है, या कुछ और कहती तो बेहतर होता। अच्छा, क्या मैं ये कहूं कि तुमने मुझे तुम कहने को नहीं कहा था? इस बात से मेरे मन को कितनी गहरी चोट लगी थी, क्या तुम ये समझ पाओगे? वो एकटक उसके चेहरे की ओर देख रहा है। अब कुछ और कहे बिना सिर झुका लेना ही शायद ठीक रहेगा। सूर्यकांत सचमुच कुछ पलों तक अमला के चेहरे को बहुत ध्यान से देखता रहा। चेहरे की उस हल्की लाली में वो शायद उसकी शर्म और शिकायत को तौलना चाहता था। किताबें लिखते समय सूर्यकांत चाहे जितना बड़ा मनोवैज्ञानिक हो, पर अमला को वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था। पति के साथ जल्दी से मेलजोल बढ़ाने की अमला की बेताबी, ये बात धीरे धीरे उसके समझ में आ रही थी। लेकिन मेलजोल बढ़ाना ही उसकी इस बेचैनी की असल वजह है
ये उसका एकमात्र लक्ष्य और मकसद नहीं है, ये बात भी साफ समझ में आ रही थी। ये सिर्फ भावनाओं का बहाव नहीं था। अमला उसके बारे में न जाने क्या जानना और समझना चाहती है। वो हर समय उससे किसी अद्भुत बात की उम्मीद लगाए रहती है। अमला बहुत ही नाटकीय ढंग से बातें करती है, फिर भी उसकी बातों के पीछे कोई असली नाटक बिल्कुल नहीं होता। उसके व्यवहार और मुंह से निकलने वाले शब्द जैसे दिल के जज्बात और दिमाग के मेल से बनते हैं। कच्चे पक्के आम की तरह ये नई दुल्हन सूर्यकांत को खट्टी मीठी लग रही थी। इसमें अमला का कोई दोष नहीं था। वो वास्तव में वैसा ही व्यवहार कर रही थी। 3 महीने तक किसी तपस्या की तरह उसने यही तो सोचा था कि सूर्यकांत जैसा इंसान उसकी जैसी लड़की से इतने आम तरीके से शादी क्यों करता है। अब शादी के बाद वो ये जानने की कोशिश नहीं करेगी क्या कि उन तमाम वजहों में से कौन सी उसके पति पर लागू होती है। क्या उसकी 3 महीने की ये गहरी खोज ऐसे ही बेकार चली जाएगी? लेकिन उस बारे में ज्ञान जुटाने की इच्छा अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। उसे लग रहा था कि अतीत में सूर्यकांत के दिल में चाहे जो भी हलचल हुई हो, आज उस बारे में न सोचना ही बेहतर है। उसे लेकर सूर्यकांत की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हो। वो खुद से तुम कहना शुरू करती है या नहीं, ये देखने के लिए सूर्यकांत इंतजार कर रहा था। शायद वो खुद से उसे प्यार करना शुरू करती है या नहीं, ये देखने के लिए भी वो इंतजार कर रहा है। हाय अमला का नासमझ पति, तुम इतने बड़े साहित्यकार हो, क्या अमला तुम्हें प्यार किए बिना रह सकती है? ये सब सोचकर अमला धीरे धीरे खुद को और अपने पति को सूर्यकांत की ही एक किताब के नवदंपति की तरह समझने लगी थी। हालांकि किताब के वो दोनों, शंकर और सरयू, करीब 3 साल तक कई गलतफहमियों, झगड़ों और रुकावटों से गुजरे थे और बिल्कुल आखिरी अध्याय में जाकर नवदंपति बने थे। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे अनोखे 3 साल बिताने के बाद उनका भी मिलन हुआ है, ये कल्पना करना ऐसा क्या कठिन है? कम से कम सूर्यकांत के लिए तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उसी ने तो वो किताब लिखी है। अमला ने, जो अब सरयू थी, धीरे से सूर्यकांत के गले में बाहें डाल दी थीं। सूर्यकांत अब शंकर था। यादों की बेचैनी से भरा एक अनोखा सपना उसकी आधी बंद आंखों में गहराने लगा था। 3 साल तक जिस आवाज में छिपे आंसुओं की नमी थी, उसमें पहली बार खुशी की मनमोहक झलक मिलने पर जैसी आवाज सुनाई देती है, ठीक वैसी ही आवाज में उसने कहा था, सुनो जी, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम और मैं कभी इतने करीब आ सकेंगे? शादी के समय जितने गहने मांगे गए थे, आज अमला के हाथ में उससे ज्यादा एक जोड़ी ब्रेसलेट था। सूर्यकांत पूछने ही जा रहा था कि वो गहना किसने दिया है। उसने हैरान होकर पूछा था, इसका क्या मतलब है? अमला ने कहा था, मुझे लग रहा है जैसे किस्मत ने हमें कितनी ही सदियों तक जबरदस्ती दूर रखा था। अगर हमारी शादी में 1-2 साल की और देर हो जाती तो शायद मैं। सूर्यकांत का चेहरा देखकर अमला रुक गई थी। ये कोई दिखावा नहीं था, सचमुच उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भावना के मारे वो छोटी छोटी सांसें ले रही थी। मध्यम वर्ग के परिवार की एक नासमझ, कोमल मन वाली और अल्हड़ लड़की जिंदगी में पहली बार किसी से पक्के प्रेमी जैसा व्यवहार करने जाए तो सिर्फ किताबें पढ़कर मिली विद्या से काम कैसे चलेगा? भावना, उत्तेजना, उत्साह और अचानक हमेशा के लिए बोलना बंद कर देना, फिर सूर्यकांत के सीने में मुंह छिपा लेने जैसी गहरी शर्म जो इस समय अमला को आ रही थी, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं था। सूर्यकांत ने भौहें सिकुड़कर पूछा था, तुम्हारी उम्र कितनी है, बताओ तो? 19 साल। शादी से पहले सुना था कि 16वां साल चल रहा है। तुम्हारा शरीर शायद तेजी से बढ़ रहा है। ये कैसी अनसोची चोट थी। आश्विन की वो रात थी। आसमान में शायद चांदनी बिखरी हुई थी। परसों शाम सूर्यकांत के एक दोस्त की पत्नी ने ढेर सारे फूल दिए थे। पूरे कमरे में उन बासी फूलों की महक भरी हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पैड पर सूर्यकांत की अधूरी कहानी की आखिरी कुछ लाइनें अमला ने तिरछी नजर से पढ़ ली थीं। अवनी नाम का कोई व्यक्ति अनुपमा नाम की किसी लड़की का भेष बदलकर किया गया गुप्त प्यार जानकर सन्न रह गया है। उसका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है और अनुपमा की सुंदर आंखों में दीपक की लौ की तरह एक विद्रोह चमक उठा है। रीति रिवाजों के खिलाफ, कमजोरी के खिलाफ और न जाने किस किस के खिलाफ। ऐसे समय में जब अवनी और अनुपमा के वैसे उत्तेजना से भरे पलों की कहानी लिखी जा रही हो, पत्नी को सीने से लगाकर सूर्यकांत की एक ऐसी रूखी और असलियत से भरी टिप्पणी थी। रिश्ता तय करते समय उसके माता पिता ने 2 या 2.5 साल उम्र छिपाई थी। क्या यह बात उठाने का यही समय था?
अवनी और अनुपमा की वो कहानी बाद में अमला ने कई बार पढ़ी है। उस दिन जहां सूर्यकांत ने लिखना बंद किया था, वहां से शुरू से अंत तक पढ़कर हर बार अमला का खून खौल उठा है। और वहां तक लिखकर उस रात सूर्यकांत उतने शांत और बिना किसी भावना के कैसे रह सका था। कितना बड़ा धोखेबाज है सूर्यकांत। आजकल अमला पति के इस धोखे को कभी कभी आत्मसंयम समझना सीख गई है। उसने ये भी जान लिया है कि सूर्यकांत हर तरफ से चाहे जितना भी आम इंसान हो, लेकिन असल जिंदगी में उसके अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो अनूठा और अजीब है, जिसका वजूद खोजा नहीं जा सकता और साबित भी नहीं किया जा सकता, और तो और उसे अपनाया भी नहीं जा सकता। कामयाबी मिलने से पहले एक प्रतिभावान इंसान की प्रतिभा जैसे होकर भी नहीं होती, ठीक उसी तरह का एक अनदेखा और विशाल व्यक्तित्व सूर्यकांत के पास होकर भी नहीं है। कम से कम अमला के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए कभी कभी उसका दिल नम्रता से इतना क्यों भर जाता है कि सूर्यकांत के आगे सिर झुकाए रखने की इच्छा होती है। ये बात वो ठीक से समझ नहीं पाती। अमला का मन उसके वश में रहने को करता है। उसका पति उसके सपने तोड़ देता है और कल्पना के बहाव को रोक देता है। उसकी उम्मीदें अधूरी रखता है और खुद भी ठीक से प्यार नहीं करता। वो अमला को भी प्यार करने का मौका नहीं देता। फिर भी आजकल का मतलब है शादी के कोई 8 महीने बाद, जब वसंत के अंत में गर्मियां शुरू हो गई थीं। गर्मी के मौसम में अमला को बार बार प्यास लगती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन सूर्यकांत के उस कल्पना से भरे प्यार के लिए जो प्यास उसके मन में हर समय जगी रहती है, गर्मी का मौसम उसकी वजह नहीं है, और ये स्वाभाविक भी नहीं है। काश एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए ही सूर्यकांत थोड़ा बेकाबू हो जाता। अगर वो अमला से कुछ ऊट पटांग बातें करता और जोश में आकर कोई अजीब बर्ताव करता, वो पागलों की तरह और शराबियों की तरह उसे ऐसा प्यार करता कि ये असली दुनिया प्यार के उस रंगीन पर्दे के पीछे छिप जाती। लेकिन सूर्यकांत एक मिनट के लिए भी खुद को भूलना नहीं जानता। यहां तक कि अगर अमला खुद ही थोड़ा ज्यादा उत्साह दिखाना शुरू कर दे और एक मनमोहक और काव्य से भरा माहौल बनाना चाहे, तो सूर्यकांत नाराज होकर कहता है, ये सब छिछोरापन कहां से सीखा? अमला गुस्से में कहती है, तुमसे ही सीखा है, तुम्हारी किताबों से। सूर्यकांत कहता है, शादी से पहले जब मैं तुम्हें देखने गया था, तब लगा था कि तुम बहुत सीधी साधी और सरल हो, ये सब चालाकी नहीं जानती हो। तुम जो सीखी हो अमला, वो मेरी किसी किताब में नहीं है। अगर कभी लिखा भी होगा तो मजाक में और ताना मारते हुए लिखा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो लोग ऐसा कवित्व करते हैं उन्हें दिमागी बीमारी होती है। सूर्यकांत की रचनाओं के आलोचक अगर ये बात सुनते तो उसे झूठा कहते। अमला सांस रोककर बस इतना कहती है, प्यार करना क्या दिमागी बीमारी होती है? तुम प्यार के बारे में क्या समझती हो, बताओ तो। अमला एकदम सन्न रह जाती है। गुस्से और शिकायत से पहले तो उसे लगता है कि इससे मर जाना ही बेहतर है। क्या वो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं समझती? ठीक है, भाड़ में जाए ऐसा प्यार, वो समझना भी नहीं चाहती। वो क्या चाहती है ये तो सूर्यकांत समझता है ना। माना कि ये सब उसका छिछोरापन है, लेकिन इसमें दोष क्या है? इससे क्या नुकसान है? उसके इस छिछोरेपन में सूर्यकांत थोड़ा साथ दे दे तो क्या घर की छत गिर पड़ेगी या पुलिस पकड़कर उन्हें जेल में डाल देगी? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे फायदा ही बहुत है। कम से कम मनमुटाव और मन का ये दर्द तो नहीं होगा। सूर्यकांत बिना बात के उसके साथ ऐसा क्यों करता है? अपनी पत्नी को इतना दुख देकर उसे क्या सुख मिलता है? अमला को रोना आ जाता है। सुराही को थोड़ा खिसका कर रखना, मेज को साफ करना, किताबें और कागजात थोड़े अलग ढंग से सजाना, इस तरह के छोटे मोटे काम करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सूर्यकांत देख रहा है कि वो रो रही है, इस बात में अमला को कोई शक नहीं रहता। सूर्यकांत कहता है, एक गिलास पानी देना तो। अमला ने कांच के गिलास में पानी दिया। उसने एक घूंट पीकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पानी देने पर मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं पानी नहीं बल्कि अमृत पी रहा हूं, है ना अमला? मजाक। उसे रोते देखकर भी ऐसा कठोर मजाक। अमला अब बिस्तर पर गिर पड़ी। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके जोर से गिरने के धक्के से एक वाकया हुआ। सूर्यकांत के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया और पूरा बिस्तर पानी से भीग गया। गिलास उठाकर किनारे रखने के बाद ऐसा लगा मानो अमला के आंसुओं से ही बिस्तर भीग गया हो। सूर्यकांत परेशान होकर बोला, मैं तुमसे पार नहीं पा सका अमला। तुम इस सीधी साधी जिंदगी में बस उलझने ला रही हो। इस उम्र में तुम्हारा ऐसा हाल क्यों हो गया है? तुम बिना बात के दुख क्यों पैदा करती हो? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हारा बच्चा मर गया है?
या तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है? क्या तुम्हें खाने पहनने को नहीं मिल रहा है? क्या तुमसे घर की तकलीफें सही नहीं जा रही? तुम्हें तो हंसते खेलते और मजे से दिन बिताने चाहिए, लेकिन नहीं, तुम हमेशा एक बनावटी दर्द में दुखी रहती हो। शादी से पहले तुम्हारा किसी और से रिश्ता होता तो शायद मैं ये बात समझ भी पाता, पर वैसी बात भी तो नहीं है। तुम्हारे सारे दर्द और तकलीफें सिर्फ मुझे ही लेकर हैं। ऐसा क्यों है, बताओ तो? क्या मैं तुम्हारी अनदेखी करता हूं? क्या मैं तुम्हारा लाड़ प्यार नहीं करता? आज मैंने तुम्हें हंसाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं हंसी। मैंने तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश की, पर तुम नहीं भड़की। मैंने कहा कि आओ हम दोनों थोड़ा बैगाटेल खेलें, लेकिन उसके बदले तुमने ये सब शुरू कर दिया। भावुक होकर कांपते हुए अमला उठकर बैठ गई। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा पति के पैरों में छिपा लिया। वो बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूं। सूर्यकांत बोला, ये लो, अब देखो तुमने फिर से क्या शुरू कर दिया। पति पत्नी की इस बातचीत का जब अंत होता है और जोश थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है, तब अमला के मन में कई ख्याल उमड़ते घुमड़ते हैं। उनमें सबसे बड़ी बात होती है उसका अभिमान। उस भारी अभिमान को जीतकर उसे सुलाने में नींद की परियां भी थक जाती हैं। सुबह होते ही उदासी छा जाती है। घर का काम करते करते वो किसी और सोच में डूब जाती है। बड़ी जेठानी और विधवा ननद उसे देखती हैं। 2 देवर और घर के बाकी लोग भी उसे जांचती नजरों से देखते हैं। लड़कियां आपस में कानाफूसी करके उसके बारे में बातें करती हैं। फिर सूर्यकांत जब दफ्तर चला जाता है, तब अमला अनजाने में ही ऐसा बर्ताव करती है जैसे घर में और कोई इंसान ही ना हो, जैसे पूरा घर खाली हो गया हो। देवर चंद्रकांत कहता है, क्या सिर में दर्द है मंजली भाभी? नहीं तो फिर मेहरबानी करके बिस्तर से उठो और जाकर सुनाओ कि दीदी क्यों बुला रही हैं। क्या इस वक्त भी कोई सोता है? तब अमला को याद आता है कि आज खाना बनाने की उसकी बारी थी, लेकिन उसने खाना तो बनाया ही नहीं। उसकी वजह से शायद कोई चूल्हा संभाले बैठा होगा। हाय, जो पति हर कदम पर उसका अपमान करता है। दफ्तर जाते समय जिसके कमीज के बटन लगाते हुए उसने पूछा था, पूरी दोपहर मैं कैसे काटूंगी? ये कांपती हुई आवाज में पूछने पर उसने मजाक का ऐसा तीर मारा कि आज उसे बिस्तर पकड़ना पड़ गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिस्तर पर आंखें मूंदे पड़े रहकर उसने सिर्फ उसी पति के बारे में सोचा है। अब क्या किया जाए? सबके सामने लेटे रहने की क्या सफाई दी जाए? अमला अचानक दुखी आवाज में कहती है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। भूखे दिल की इन हरकतों के बीच अमला का पूरा दिन भूखे ही कट जाता है। शाम होते होते उसका जोश इतना बढ़ जाता है कि वो किसी बम की तरह भावनाओं से फटने को तैयार रहती है। सूर्यकांत के घर आते ही वो कहती है, सुनो ओ जी, सुनो, पास आओ ना, यहां आकर मेरी बात सुनो। क्या तुम 1 महीने की छुट्टी लोगे? क्या तुम मुझे कहीं बाहर ले चलोगे? जहां भी हो सके, जिधर भी आंखें जाएं, चलो हम निकल चलें, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। क्या तुम चलोगे? बताओ ना, क्या तुम चलोगी? ताजमहल के सामने खड़े होकर अपर्णा की तरह मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी। दफ्तर से लौटा पसीने में तर सूर्यकांत धीरे धीरे अपने गले से अमला के हाथों की पकड़ खोलता है। फिर वो अपनी कमीज उतारता है। वो पूछता है, अपर्णा कौन है? अरे तुम भूल गए, तुम्हारी अपर्णा जी। मेरी अपर्णा? तुम्हारी इंद्रधनुष किताब की अपर्णा, जिसने कहा है कि लड़कियों की जिंदगी का बस एक ही मकसद होना चाहिए, सिर्फ एक इंसान से प्यार करना, चाहे वो राजा हो या सड़क का भिखारी। ओ वो अपर्णा। जूते और कमीज उतारकर सूर्यकांत दूर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। गंभीर और सोच में डूबे चेहरे से अमला के चेहरे के भाव देखते हुए कहता है, अगले शनिवार को छुट्टी लेकर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाऊंगा। हैरान अमला पूछती है, क्यों? यहां रही तो तुम पागल हो जाओगी। इस चोट से अमला की भावनाओं का बम फूट पड़ता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। सूर्यकांत कोई निर्दयी इंसान नहीं है। 1 मिनट के अंदर ही उसका पसीने से भीगा सीना अमला के आंसुओं से और भी भीगने लगता है। सूर्यकांत का चेहरा बहुत उदास दिखाई देता है। पत्नी को नर्व टॉनिक खिलाने के बदले सूर्यकांत ने उसे कुछ दिनों के लिए मायके भेजना ही ठीक समझा। यहां रहकर भी वो नर्व टॉनिक खा सकती थी। ये डर ही इसकी वजह नहीं थी। अमला ने बहुत दिनों से अपने माता पिता को नहीं देखा था।
कुंवारे जीवन के माहौल में कुछ दिन बिताकर शायद वो शादीशुदा जिंदगी के कुछ तौर तरीके सीख सकेगी। अमला 19 साल तक वहां रही थी। शायद वो अपने सारे साल साथ नहीं ला पाई थी, इसलिए ऐसा बचपना करती थी। इसके अलावा थोड़ी दूरी अच्छी होती है। जुदाई की आंच में शायद उसके प्यार के अनोखेपन के कीटाणु कुछ कमजोर पड़ जाएं। अमला जाने को तो राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उसने जो कुछ किया वो भी कम नहीं था। राजी होने की लात वो बहुत देर तक गुमसुम रही, फिर बोली, मुझे सह नहीं पा रहे हो इसलिए तो नहीं भेज रहे। नहीं जी, नहीं। तुम्हें मेरी याद आएगी? नहीं आएगी क्या? तुम क्या सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अकेले अकेले मुझे बहुत बुरा लगेगा अमला। तुम्हें तो सिर्फ बुरा लगेगा, अमला ने जोर देकर कहा। अकेले अकेले मैं तो मर ही जाऊंगी। 1 महीने मायके में रहकर अमला लौट आई। वो मर भी सकती थी, क्योंकि वहां वो कोई 7 दिन बहुत तेज बुखार में रही। बड़ा अजीब बुखार था। 101 डिग्री पर पहुंचते ही अमला बड़बड़ाने लगती थी और होश में रहकर प्रलाप करने लगती थी। अपनी चारों भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को वो चुपके से बता देती थी कि उसकी जिंदगी बेकार हो गई है। छोटी भाभी ये बात छोटे भैया और दोनों ननदों को बताती थी। बुखार के 7 दिनों में घर की दुलारी छोटी बेटी की जिंदगी बेकार होने की 7 तरह की उलझी हुई कहानियां सुनकर घर के सारे लोग इतने परेशान हो गए थे कि बताया नहीं जा सकता। बुखार उतरने के बाद सबकी तरफ से घर की बड़ी बहू ने अमला से कुछ बातें पूछी थीं। अमला के ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं क्या? वे अमला के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? क्या वे उसे डांटते हैं, ताने मारते हैं, खाने को नहीं देते या काम करवाकर मार डालते हैं, या फिर बिना बात के ही मारते पीटते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्या सूर्यकांत? इन सवालों के जवाब सुनकर घर भर के लोगों की चिंता हैरानी में बदल गई थी। फिर उसकी जिंदगी किस लिए बेकार हो गई है? कितनी खोजबीन करके सूर्यकांत जैसा दामाद ढूंढा था अमला के लिए। 1600 रुपए का तो सिर्फ दहेज ही दिया था। अगर घर की एक बेटी की जिंदगी बेकार होने जैसी बड़ी बात पर घर के सारे लोग उलझन में पड़ जाएं, तो फिर उस लड़की की परेशानी की कोई हद नहीं रहती। सबका बर्ताव उसे सोच में डाल देता है। उसे लगता है कि क्या उसी ने गलती की है? क्या सचमुच उसकी आशाएं और कल्पनाएं किसी अजीब दिमागी बीमारी जैसी हैं? अमला का दबा हुआ जोश, दुनिया में हवा महल बनाने की अधूरी इच्छा और शादीशुदा जिंदगी का असली अनुभव सूर्यकांत से दूर आने के कुछ दिन बाद ही उसके मन में हलचल मचा रहा था। इसके अलावा क्या किताबों का असर होता है उस कल्पना से भरे मन पर जो असलियत से दूर है? जो किताबें लिखते हैं क्या उनका कोई असर नहीं होता? पास रहने के समय उसका पति उसे किसी आम इंसान जैसा लगता था। एक नामी साहित्यकार के तौर पर उसकी पहचान नहीं होती थी। ये बात अमला के मन में चुभती थी। 7 दिन के बुखार को छोड़कर यहां उसे लगता था जैसे वो कसक धीरे धीरे गायब हो रही है। उसे लगने लगा था कि क्या ऐसा आम होना हर इंसान में नहीं होता? वो गलत दिशा में अपने पति के अनोखेपन को ढूंढ रही थी। कई बातों में सूर्यकांत सचमुच बहुत अलग था। तेज बुद्धि और अपार ज्ञान, मकसद समझकर लोगों के अच्छे बुरे कामों को तोलना, शोरगुल से भरे घर की असलियत के बीच रहकर भी इतनी सुंदर कहानियां और उपन्यास लिखना, क्या ये सब कोई असाधारण बात नहीं है? पूरा दिन दफ्तर में काम करने के बाद रात 10-11 बजे तक लिखने के बाद क्या किसी दिन सूर्यकांत बहुत थका हुआ नहीं लगता था? उसी थकान को उसने कभी अनदेखी समझा, कभी घर की चिंता मान लिया, कभी कभी उसने उसे उस इंसान का बेजान होना मान लिया। क्या उसने खुद ही अपने गुस्से और दर्द का पहाड़ खड़ा नहीं किया था? प्यार का रोमांच भरा खेल चाहकर भी आखिर में मन की पीड़ा से उसने रोना शुरू नहीं कर दिया था? इंद्रधनुष की अपर्णा जैसी लाखों लड़कियों को वो उसी थकी हारी हालत में गढ़ता है। क्या सुंदर चांदनी खिली होने पर भी वो अपनी पत्नी के साथ छत पर जाकर मुग्ध हो सकता है? उसे सोने का मौका देने के बदले वो बातें करके, रूठकर और रोकर उसे रात के 2 बजे तक जगाए रखती थी। 1 महीने तक अमला ऐसी ही कई बातें सोचती रही। सूर्यकांत का व्यक्तित्व और उसका सहज बर्ताव, उसकी नसीहतें अंदर ही अंदर काम कर रही थीं और बुखार के टॉनिक ने अमला को थोड़ा शांत कर दिया था। बुखार के बाद कुछ दिन शांति से रहना कौन नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ दुबली होकर ही नहीं, थोड़ा बदल कर भी अमला अब अपने ससुराल लौटी थी। सूर्यकांत बोला, तुम इतनी दुबली हो गई हो, बुखार में रही जो? ये जवाब सूर्यकांत को अजीब लगा।
दुबली नहीं होंगी, 1 महीने तक तुम्हें छोड़कर जो रही। वो कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद कर रहा था। खैर, अगर अमला सीधी बात का सीधा जवाब देना सीख गई है तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। अमला बोली, तुम भी दुबले हो गए हो? सूर्यकांत बोला, नहीं होऊंगा, 1 महीने से तुम्हें छोड़कर अकेला जो रहा हूं। यह जवाब अमला को बहुत अजीब लगा। मैं दुबला हो गया हूं? इन दिनों मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है अमला। वो कुछ इस तरह के जवाब की उम्मीद कर रही थी। खैर, अगर सूर्यकांत आम बातों का मीठा जवाब देना सीख गया है तो ये अच्छी बात है, इसमें इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं है। दोपहर के बाद वे पहली बार मिले थे, और वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए। रात को जब फिर मुलाकात हुई तब चांद धरती की दूसरी तरफ चांदनी बिखेर रहा था। सूर्यकांत थोड़ी बेचैनी और उदासी के साथ कमरे में टहल रहा था। आसमान में छाए बादलों ने ऐसी उमस पैदा कर दी थी कि पंखा पूरी ताकत से घूमने पर भी अच्छी तरह हवा नहीं दे पा रहा था। वह बस मेज पर खुले हुए पैड के पन्नों को उड़ा रहा था। अमला ने शिकायत की, शाम से ही बादल घिरे हुए हैं, अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई। बारिश आ जाए तो चैन मिले। बादल घिरे हैं क्या? तुम्हें पता नहीं चला कितनी बार बिजली चमकी और बादल गरजा? सूर्यकांत एक नई नजर से अमला को देख रहा था, जैसे परीक्षा के समय कोई बच्चा पहली बार प्रश्न पत्र देख रहा हो। फिर एक भी सवाल का जवाब ना जानने वाले बच्चे की तरह वो बोला, शाम से ही कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था अमला। सच? कोई नई कहानी? दिखाओ तो कितना लिखा। अमला जल्दी से मेज के पास गई। पेपर वेट के नीचे कोई भी लिखा हुआ पन्ना ना देखकर वो हैरान रह गई। पैड के पहले पन्ने पर सिर्फ हेडिंग थी, सूर्यकांत का नाम और 5-6 लाइनें लिखी हुई थी। शाम से सिर्फ इतना ही लिखा है? सूर्यकांत धम से बिस्तर पर बैठकर बोला, नहीं, बहुत कुछ लिखा है। रद्दी की टोकरी में तुम्हें सब मिल जाएगा। अमला ने हैरानी से कहा, अरे ये तो फटे पन्नों से भरी है, क्या ये सब आज ही लिखकर पढ़ा है? हाँ, मैं सिर हिलाकर सूर्यकांत ने एक जम्हाई रू। थकान? अमला जल्दी से पास आकर बोली, नींद आ रही है तो सो जाओ ना, रुको मैं तकिया ठीक कर देती हूं। सूर्यकांत बोला, नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। 1 महीने में मैं 1 लाइन भी नहीं लिख पाया और मैं सो जाऊं? सिर्फ आज ही नहीं, न जाने कितने दिन मैंने रद्दी की टोकरी को इसी तरह भरा है। तुम मेरा क्या हाल कर गई हो ये बस तुम ही जानती हो। अब लिखने बैठने का मन ही नहीं करता, बैठता भी हूं तो मन नहीं लगता। जबरदस्ती जो कुछ लिखता हूं उसे फाड़ कर फेंक देता हूं। मैं उपन्यास की 1 किश्त तक नहीं लिख पाया। सूर्यकांत का उदास चेहरा देखकर दुख होता है। अमला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बड़ी बड़ी आंखें किए उसे देखती रही। शादीशुदा जिंदगी के इस जाने पहचाने माहौल में लौटकर मायके से जो सहज और शांत भाव वो बटोर कर लाई थी, वो अब मिटने लगा था। इस कमरे के माहौल में अकेले ही वो जितनी बिजली भर गई थी, उसका तनमन जैसे उसे फिर से सोख रहा था। फिर भी शायद इस बार अमला थोड़ा काबू में रह सकती थी। शायद सूर्यकांत जैसा चाहता था वैसा ही बनने की वो कोशिश भी करती, अगर सूर्यकांत आज ऐसे भाव नहीं दिखाता और इस तरह बातें नहीं करता। वो तो आज अमला के उस लंबे कुंवारे जीवन के आखिरी कुछ महीनों की कल्पना जैसा हो गया है। उंगलियों से अपने बालों को बिखेरने पर आज वो कितना जंगली लग रहा है। उसकी आंखों की चितवन में जैसे परेशानी के साथ विद्रोह भी मिला है। उसके बात करने के अंदाज में जैसे किसी हारी हुई आत्मा की शिकायत सुनाई दे रही है। उसके बैठने के ढंग से लग रहा है जैसे अचानक उठकर कुछ भयानक करने की ये बस एक शुरुआत हो। इसके अलावा सिर्फ उसी की वजह से सूर्यकांत 1 महीने तक कुछ भी नहीं लिख पाया। जुदाई का पहला लंबा दौर आते ही उसका पति ये बात समझ गया है कि वो अपनी पत्नी से कितना भयंकर प्यार कर बैठा है। अमला सिहर उठती है और रोमांचित हो जाती है। गले तक भरे हुए स्वर में उसने कहा, मेरी वजह से तुम 1 महीने तक लिख नहीं पाए। सूर्यकांत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि अमला के हाथ में चूड़ियां लगभग चुभ गईं। भावुक होकर कांपती आवाज में सूर्यकांत बोला, तो फिर किसके लिए है? तुमने मुझे पागल कर दिया है अमला, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कितनी ही बार मन किया कि भागकर जाऊं और तुम्हें देख आऊं। क्यों नहीं गए जानती हो? जुदाई का दर्द कितना गहरा हो सकता है।
सिर्फ यही देखने के लिए। मेरी इंद्रधनुष किताब की अपर्णा तुम्हें याद है? प्यार बढ़ाने के लिए वो अक्सर खुद ही जुदाई पैदा कर लेती थी। मैं भी सोच रहा था। एक बातूनी हीरो और लगभग चुप रहने वाली हीरोइन, सिर्फ इन्हीं दो किरदारों को लेकर कमरे में जैसे किसी नाटक का अभिनय चलता रहा। रात के 2 बजे तक ऐसा ही होता रहा। पहला अंक खत्म होने से पहले ही अमला का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। उसके मन में डर जाग उठता है। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। यह क्या माजरा है? क्या सूर्यकांत सचमुच पागल हो गया है? वो ये सब क्या कह रहा है? वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे अमला को थकान महसूस होने लगती है। उसे बहुत नींद आने लगती है, लेकिन सोने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी 8 महीने की दबी हुई भावनाएं उसका पति आज ब्याज समेट लौटा रहा है। इसे अपनाने के सिवा और क्या चारा है? कभी बहुत तेज और कठोर, कभी पति कोमल प्यार की बाढ़ ला रहा है। वो हमेशा से यही तो चाहती आई थी। आज इस बाढ़ में बह बिना कैसे काम चलेगा? हे भगवान, सूर्यकांत ऐसा क्यों हो गया? उसमें ऐसा बदलाव किस बात से आ गया? रात के 2 बजे शायद उसका चेहरा देखकर सूर्यकांत को उस पर दया आ गई। अचानक मोटर में ब्रेक लगने की तरह वो एकदम से रुक गया। अमला ने मरे हुए इंसान की तरह पूछा, मैं आ गई हूं, आप तो लिख पाओगे ना? सूर्यकांत ने अनमने ढंग से जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं अमला, तुम बातें मत करो, तुम्हारी ही बात सोच रहा हूं। तुम मेरे पास लेटी हुई हो, फिर भी तुम जैसे बहुत दूर हो। कई समंदर और रेगिस्तान पार करके तुम जैसे कोहरे के पीछे छिपी हुई हो। मन की सवारी करके मैं तुम्हें खोजने निकला हूं। मुझे मत रोको, कुछ भी बात मत करो। जहर की दवा शायद जहर ही होती है, फिर भी पत्नी के स्वभाव के अनोखेपन को आम और सहज बनाने के लिए सूर्यकांत के इस नए इलाज का समर्थन नहीं किया जा सकता। असल में उसका भी दोष कुछ कम नहीं है। युवावस्था में भावुकता, कवित्व और रोमांच की प्यास, दिल में भावनाओं और जोश की बहुतायत, ये सब ज्यादातर लड़के लड़कियों में कम या ज्यादा होता ही है। उधर सूर्यकांत तो बूढ़ा हो चुका था। उम्र से न सही, मन के हिसाब से ही सही। सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं, दूसरों के साथ खुद को एक मानकर उसने ढेरों अनुभव जमा कर लिए थे। लिखने बैठकर सिर्फ पुरुषों के ही नहीं, बल्कि स्त्रियों के भी अनगिनत एहसासों को उसने कई बार महसूस किया था। सच कहा जाए तो इससे पहले ही सूर्यकांत की कई बार शादी हो चुकी थी। कभी वो दुल्हन बना था तो कभी दूल्हा। वो अकेला ही पति पत्नी का जोड़ा बनकर कई तरह के परिवार बसा चुका था। अमला उसकी किस नंबर की पत्नी है ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी अमला की कल्पना को सन्न कर देने जैसी बचकानी और बेतुकी कल्पनाएं, जिंदगी को काव्य से भरा और नाटकीय बनाने की प्यास, एक शब्द में कहें तो एहसासों की दुनिया में वैशाख के तूफान और बसंत की हवा जैसी हलचल मचाने की चाह आज भी सूर्यकांत में है। लेकिन उस प्यास और चाह को छिपाने की आदत भी है। और किसी जीती जागती हाड़ मांस की स्त्री के साथ उन सारी भावनाओं के लेन देन में वो लाचार है। इंसान की जिंदगी जितनी कहानी उपन्यास होनी चाहिए, इसलिए लिखते समय को छोड़कर वो सुस्त रहता है। वो बस शांति और एक सीधी सादी जिंदगी चाहता है। प्रतिभावान लेखक ऐसे होते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन जिन लेखकों की किताबें पढ़कर सिर्फ अमला जैसी लड़कियों का दिल धड़क उठता है, वे बिल्कुल ऐसे ही या फिर इसी तरह के कुछ अलग होते हैं। असल जिंदगी के आम कामों को सूर्यकांत बहुत आम तरीके से ही करता है। अपनी आम बुद्धि लगाकर आम उलझनों को सुलझाता है। उससे काम भी बनता है और उलझन भी दूर होती है। अमला को बुखार होने पर उसने डॉक्टर बुलाया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बुखार एक आम बीमारी है। अमला के दिल और दिमाग की वो अजीबोगरीब तपन कोई बुखार नहीं है। इस बीमारी के इलाज का रास्ता निकालने में सूर्यकांत की आम बुद्धि चक्कर खा गई। वो ये भूल गया कि जहर से भले ही जहर कटता हो, लेकिन हिस्टीरिया से हिस्टीरिया ठीक नहीं होता, क्योंकि हिस्टीरिया कोई जहर नहीं है। कुछ ही दिनों में अमला सूख गई। ये अब कोई किताब पढ़ना नहीं था, ये कोई कल्पना करना या सपना देखना नहीं था, अपने दिल के उबाल को किसी तरह बाहर निकालना भी नहीं था। ये किसी और के दिल को ढोते रहना था। हर रोज उत्तेजना की शराब पीकर नशे में होश खोना था। पति के उस अचानक हमले से पहली रात अमला डर गई थी। अब उसे डर नहीं लगता, बस दिल फटा जा रहा है। दिमाग के अंदर एक अजीब सी हलचल मची रहती है। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है।
कभी कभी चीखकर हंसने या फिर रोने का मन करता है। कभी कभी घर का सामान तोड़कर सब कुछ तहस नहस कर देने की इच्छा होती है, या फिर सूर्यकांत का सीना खरोंचकर उसे घायल कर देने की एक तेज चाह उठती है। सूर्यकांत के लाड़ प्यार में उसका दम घुटने लगता है। उसकी बातें सुनते सुनते दोनों कानों में झंझनाहट होने लगती है। अचानक उसका बोलना बंद करते ही चारों तरफ का सन्नाटा मन के अंदर टकराने लगता है। वो कानाफूसी में कहती है, बत्ती बुझा दो, बत्ती बुझा दो। सूर्यकांत कहता है, बत्ती? कहाँ है बत्ती अमला? चांदनी को बत्ती मत कहो। अमला थोड़ी देर के लिए सुस्त पड़ जाती है। आज लिखोगे नहीं? लिखना? सूर्यकांत थोड़ा हंसता है। किसके लिए लिखूं? मन के पन्नों पर लिख रहा हूं और मुंह से तुम्हें सुना रहा हूं। अब लिख कर क्या करना है? मेरा सिर कैसा तो घूम रहा है, मुझे एक अजीब सी तकलीफ हो रही है। इस बार अचानक पलक झपकते ही सूर्यकांत पहले वाला सूर्यकांत बन जाता है। एक गिलास पानी उंडेल कर वो अमला को देता है। अपना भीगा हाथ उसके माथे और गर्दन पर फेरता है। वो बस इतना कहता है, लेट जाओ। फिर बत्ती बुझाकर वो भी आकर लेट जाता है। वो पूछता है, क्या तकलीफ हो रही है अमला? क्या पता, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। सिर्फ तकलीफ ही नहीं होती, वो बहुत कुछ समझ नहीं पाती। बारूद खत्म होने पर किसी अनार की तरह सूर्यकांत अचानक बुझ क्यों गया? इंद्रधनुष के मोहित जैसा विशाल और उलझा हुआ प्यार एक पल में ऐसा कोमल स्नेह कैसे बन गया? अमला बहुत उदासी और थकान महसूस करती है। उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद सूर्यकांत धीमे स्वर में उसे पुकारता है। वो सोने का बहाना करके कोई जवाब नहीं देती। क्या ये कोई मजाक है? क्या सूर्यकांत उसके साथ कोई मजाक कर रहा है? वो इतने दिनों तक ऐसा मजाक करने वाला इंसान तो नहीं है। इसके अलावा क्या किसी का मजाक किसी को इतना बेचैन कर सकता है? शुरू में 1-2 दिन पति का यह नया बदलाव बहुत अजीब लगा था। अब भी कभी कभी सब कुछ बहुत बेसुरा और बनावटी लगता है। लेकिन बाकी समय का क्या? उस समय वो जो हैरानी भरी बेचैनी दिखाता है वो क्या है? उसके चेहरे और आंखों में जो अनोखा भाव झलकता है, क्या वो कभी बनावटी हो सकता है? बातें करते करते रुककर जब वो सिर्फ देखता रहता है, वो सिर्फ सोचता रहता है, फिर किसी मुग्ध इंसान की तरह दोनों हाथ बढ़ाकर उसे छूते ही चौंक पड़ता है और किसी डरे हुए बच्चे की तरह उसे कसकर गले लगा लेता है। उस समय भी वो सिर्फ नाटक कर रहा है, ये कैसे सोचा जा सकता है? फिर भी इस बीच उसका एक बहुत बड़ा झूठ अमला के सामने पकड़ा गया है। सूर्यकांत ने उससे कहा था कि उसके मायके जाने के बाद वो पत्रिका के उपन्यास की किश्त तक नहीं लिख पाया था। कुछ दिन पहले उसके दफ्तर जाने के बाद दोपहर की डाक से पत्रिका आई थी। उसमें उस उपन्यास की 10 पन्नों की किश्त छपी थी। उसने इस बात की एक सफाई भी दी थी। उसने कहा कि वो इस महीने की बात नहीं कर रहा था, बल्कि अगले महीने की बात कर रहा था। इस अंक का लिखा हुआ तो उसने बहुत पहले ही दे दिया था, अमला के मायके जाने से भी बहुत पहले। अमला कम से कम 2 महीने पहले लिखकर देना पड़ता है, वरना उन्हें छापने का समय कैसे मिलेगा? फिर भी अमला के मन का शक दूर नहीं हुआ। 2 महीने पहले हो या 4 महीने पहले, भेजने से पहले सूर्यकांत की कौन सी रचना उसने नहीं पढ़ी थी? उसने ये किश्त आखिर कब लिखी? दफ्तर में लिखी थी। 10-12 दिन बिल्कुल काम नहीं था उसी समय। संपादक बार बार तकाजा कर रहा था, इसलिए तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। फिर भी ये झूठ इन सारी सफाइयों के खोल से पूरी तरह ढक नहीं पाया। अमला के मन का विरोध इन बातों को ना मानकर एक कड़वे दर्द में बदल गया है। वो आज भी उसके मन में घर किए बैठा है। वो चुपचाप वहीं बैठा है। सूर्यकांत के स्नेह तरह के प्यार को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। सूर्यकांत ने लिखना छोड़ दिया है। वो घर पर भी नहीं लिखता और दफ्तर में भी नहीं लिखता। मायके जाकर नहीं, बल्कि यहां आकर अमला ने उसकी लिखने की ताकत छीन ली है। अमला को ढेर सारा प्यार देने के लिए उसने अपने अंदर भावनाओं का जो कारखाना लगाया है, और कारखाना चलाने के लिए किताबें लिखने के बनावटी भोजन से पले मन के दबे हुए पागलपन को मजदूर बनाया है। उस कारखाने पर अब वो हर समय अपना हुक्म नहीं चला पाता। अमला को प्यार देने के अलावा किसी और काम में लगाने पर मजदूर हड़ताल कर देते हैं। कारखाना बंद करने की सोचने पर वे दंगा फसाद शुरू कर देते हैं। किसी खास जरूरत पर कभी कभार थोड़ी शराब पीना शुरू करके जो लोग नशे के गुलाम बन जाते हैं, सूर्यकांत की हालत ठीक वैसी ही हो गई है। अमला के साथ के अलावा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार, दोस्त यार या फिर अपने फर्ज निभाना, कुछ भी नहीं। बेडरूम के बाहर वो पहले से भी ज्यादा गंभीर रहता है। लोगों के साथ अपने बर्ताव को वो और भी सहज और छोटा रखता है। ऐसा लगता है जैसे वो हर समय पूरी ताकत से खुद को काबू में रख रहा है और मन ही मन बहुत भारी बेचैनी महसूस कर रहा है। लेखक दोस्त जानना चाहते हैं कि वो अपना पहला महाकाव्य
लिख रहा है या नहीं। संपादक बातों बातों में बता देते हैं कि ऐसा गलत बर्ताव सहना बहुत मुश्किल है। आम दोस्त उसे हवा पानी बदलने के लिए बाहर जाने की सलाह देते हैं। घर के लोग लाड़ प्यार, स्नेह, ममता और हमदर्दी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 22 साल की उम्र में जो करना ठीक था, वही 30 साल की उम्र में करना चाहकर सूर्यकांत ने हर तरफ एक बड़ी अव्यवस्था फैला दी है। धीरे धीरे उसे लगने लगा है कि ये सब अमला के इलाज के लिए नहीं है। उस बहाने से उसने खुद के दबाए हुए दिमागी विकारों को ही पूरी ताकत से बाहर आने का मौका दे दिया है। ये अमला का पागलपन दूर करना नहीं है, ये तो अपने ही पागल होने की इच्छा को पूरा करना है। वरना ये सब अमला से सहा नहीं जा रहा है, ये देखकर भी क्या वो रुक नहीं जाता? क्या वो अपने रिश्ते को सहज और सामान्य नहीं बना लेता? वो इस तरह अमला को कोई सजा तो नहीं देना चाहता था। वो तो सिर्फ उसे ये समझाना चाहता था कि वो जो नाटकीय प्यार की उम्मीद करती थी वो कितना मामूली है, वो प्यार कितना हल्का और कितना हास्यास्पद है। वो तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक नाटक करना चाहता था, अपने ही घर के इस पक्के फर्श के मंच पर, आम असलियत के खिलाफ अमला की भटकी हुई कल्पनाओं को लेकर। वो एक ऐसा शिक्षा देने वाला नाटक रचना चाहता था। अब वही नाटक उसके लिए इतना बड़ा सच बन गया है कि वो किसी भी तरह उसका पर्दा नहीं गिरा पा रहा है। दिन बीतते गए। सूर्यकांत ने 1 महीने की छुट्टी ले ली। दफ्तर उसे उबाऊ लगने लगा था। अमला की आंखों के नीचे की कालीमा और भी गहरी होने लगी थी। किसी भी कारण से किसी भी दिशा में जब वो चौंक कर देखती थी तो ऐसा लगता था मानो उसकी आंखों में बिजली कौंध गई हो। घर का कामकाज भी था, सबसे मेलजोल भी रखना था, घर के रोजमर्रा के सुख दुख और हंसी रोने में शामिल भी होना था। थकी हारी, उदास और अनमने ढंग से वो ये सब करती जा रही थी। रसोई घर में खाना बनाते समय भी वो जैसे अपने ही कमरे में खोई रहती थी। सिलाई मशीन चलाकर मजली ननद के बेटे का कुर्ता सिलते समय भी वो जैसे सूर्यकांत के गले से लगी रहती थी। अमला का रूप पहले शांत और सौम्य था, उसमें तेल लगी पत्थर की कटोरी जैसी एक मध्यम चमक थी। अब उसके रूप में नजरों को खींचने वाली एक तीखी और तेज मौलिकता आ गई थी। उसकी चमक अब ताजी धार रखी गई शीशे की छुरी जैसी हो गई थी। उसका मिजाज, समझदारी, आत्मसंयम, सोच और कल्पना, यहां तक कि उसकी नींद भी अब बहुत बेकाबू हो गई थी। अचानक किसी छोटी सी बात पर उसे इतना गुस्सा आ जाता था कि अगर उसकी शादी को 1 साल और बीत गया होता तो वो बिना खाए पिए लेटे रहने के बजाय घर सिर पर उठाए बिना कभी नहीं मानती। उसके विचार इतने उलझ गए थे कि वो खुद भी नहीं समझ पाती थी कि हर समय क्या सोच रही है। स्टीमर में बैठकर वो कब एक बार ढाका गई थी। कल मजली नंद ने बड़ी जेठानी के बेटे का दूध अपने बेटे को पिला दिया था और परसों रात सूर्यकांत ने अपनी 19 साल की उम्र की एक गलती की कहानी सुनाई थी। और फिर भी इन सारी उलझी हुई बातों के बीच असली सोच का सिरा भले ही ना मिले, लेकिन घर की जो नौकरानी आंचल बिछाकर सो रही है उसके सिर पर 1 लोटा पानी डाल देने की ये कैसी इच्छा थी। और आज रात अपनी विधवा बड़ी ननद के साथ सोने की इच्छा, चुपचाप दरवाजा खोलकर भाग जाने की इच्छा, मशीन की सुई के नीचे अपनी उंगली रखकर खुद को लेकर घर में एक हंगामा खड़ा कर देने की इच्छा। अच्छा, कल जब सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला था, अगर वो रेलिंग पकड़कर खुद को नहीं संभालती तो क्या होता? लुढ़कते हुए नीचे गिर जाने पर क्या बहुत चोट लगती? क्या हाथ टूट जाता या सिर फट जाता और वो बिल्कुल बेहोश हो जाती? सब लोग क्या करते, सूर्यकांत क्या करता? देखो तो, मजली ननद के बेटे के कुर्ते की कौन सी जगह उसने सिल डाली है। मरती भी तो नहीं है मछली ननद। सूर्यकांत ने 1 महीने की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन दोपहर में अमला कमरे में नहीं जाती थी। सूर्यकांत भी उसे नहीं बुलाता था। दफ्तर ना जाने का आलस और अमला के पास ना होने की आजादी, दोनों को मिलाकर वो उसका मजा लेता था। देर से और ज्यादा खा लेने के कारण उसे थोड़ी एसिडिटी की जलन भी सहनी पड़ती थी। वो आंखों से छत की कड़ियां देखता था, कानों से दूसरे कमरे में अमला की सिलाई मशीन की धीमी आवाज सुनता था। दिल से वो एक भारी और सुस्त उदासी महसूस करता था और मन ही मन सोचता था कि आज ही डाकघर से कोई 300 रुपए निकाल लिए जाएं, फिर शाम की किसी गाड़ी से कहीं घूमने निकल जाया जाए तो कैसा रहेगा।
शाम की गाड़ी से या कम से कम रात के 9 बजे से पहले की किसी गाड़ी से? अमला के कमरे में आने से पहले ही जो गाड़ी छूट जाती हो। लेकिन कौन सी अमला? उसके मन वाली, या वो जो दूसरे कमरे में सिलाई मशीन चलाकर मजली ननद के बेटे का कुर्ता सिल रही है? वो अमला जिसके कमरे में आते ही इस छोटे से कमरे में करोड़ों वसंत आ जाएंगे और करोड़ों प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन के पल छा जाएंगे। सूर्यकांत ठीक से समझ नहीं पाता है। मन की अमला को साथी बनाकर शाम की गाड़ी से भागा तो जा सकता है, लेकिन क्या उससे दूसरे कमरे वाली अमला के लिए मन की तड़प कम हो जाएगी? छुट्टी लेने के 4-5 दिन बाद की बात है। शाम के समय सूर्यकांत एक चिट्ठी लिख रहा था। आधी चिट्ठी लिखकर उसने उसे फाड़कर फेंक दिया। किसी पर गुस्सा होकर ही जैसे वो उठ खड़ा हुआ। सीधी भाषा में साफ साफ सिर्फ जरूरी बातें लिखनी थी। एक चिट्ठी लिखने की ताकत भी अगर खत्म हो जाए तो अब कोई इंतजाम करना बहुत जरूरी था। कमीज पहनते पहनते सूर्यकांत का गुस्सा कुछ कम हो गया। वो भला किस पर गुस्सा करेगा? चिट्ठी लिखने बैठकर भी वो कुछ और सोचने लगता है कि आज रात अमला के साथ मीठी नोकझोंक कैसे शुरू की जाए। तो फिर किसी जरूरी काम की चिट्ठी वो कैसे लिख पाएगा? जूते पहनकर और कपड़े बदलकर सूर्यकांत कमरे से बाहर आया। बरामदे में स्टोव जलाकर शाम की चाय नाश्ते की तैयारी हो रही थी। बादामी रंग की साड़ी पहने अमला पूड़ियां बेल रही थी। घर की औरतों और छोटे छोटे बच्चों के बीच वो बैठी थी। उस बीच अमला का वो छोटा सा अल्हड़पन कितना रहस्यमयी था। सूर्यकांत थोड़ी देर के लिए वहां रुका। अमला की मजली ननद बोली, क्या बाहर जा रहे हो भैया? कुछ खाकर जाओ, पहले तुम्हारे लिए चाय बना देती हूं। केतली में पानी ले आना तो मंजली भाभी। जितनी पूड़ियां तली गई हैं उतने में भैया का काम हो जाएगा। सूर्यकांत बोला, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तभी उठकर अमला कमरे के अंदर गई। उसे कुछ कहना था। इस घर में कुछ पुरानी हो चुकी बहुओं का एक नियम था, पहले खुद सबके सामने से हटकर अलग जाना पड़ता था, फिर इशारे से पति को पास बुलाकर बात करनी होती थी। अभी किसी इशारे की कोई जरूरत नहीं थी। सूर्यकांत भी कमरे में चला गया। अमला बोली, बाहर से चाय पीकर मत आना, लेकिन मैं भी अभी चाय नहीं पीऊंगी। तुम्हारे लौटने पर मैं खुद चाय बनाऊंगी, फिर हम दोनों एक ही प्याले से साथ में चाय पिएंगे, ठीक है ना? इस तरह से पिएंगे। ये कोई बुरी सलाह नहीं थी। गाल से गाल सटाकर शायद वे दोनों साथ में चाय की चुस्की ले सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? गाल से गाल सटाना और चाय की चुस्की लेना, इन दोनों बातों को अलग अलग रखने में क्या बुराई है? आज मैं नहीं लौटूंगा अमला। नहीं लौटोगे? रात को घर नहीं लौटोगे? पूरी रात सूर्यकांत कहाँ रहेगा? क्यों? किसी दोस्त के घर क्यों रहेगा? दावत है, खाना खत्म होते होते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए। रात हो जाए तो क्या, वो टैक्सी करके लौट आए। एक दिन टैक्सी के किराए में 1.5-2 रुपए खर्च हो जाएंगे तो क्या? अमला की तीखी और पैनी नजरें सूर्यकांत को चुभने लगती हैं। उसका सिर जैसे घूमने लगता है। तो फिर नहीं जाऊंगा अमला, यही ठीक रहेगा। दावत में जाकर क्या ही होगा? ये बात तो सच है। उससे कहीं बेहतर है अमला के साथ एक ही प्याले में चाय पीना। उसमें बहुत ज्यादा मजा है। लेकिन आज उसके साथ वो मीठी नोकझोंक कैसे शुरू करेगा? आज वे अपने प्रेम के नाटक में कौन सा नया रंग भरेंगे? बात ज्यादा उलझी हुई या कलात्मक हो जाए तो अमला फिर कुछ समझ नहीं पाती है। रोते रोते कहती है कि वह उसके लायक पत्नी नहीं है, इससे तो उसका मर जाना ही बेहतर है। अमला को बस झाग पसंद है, सिर्फ झाग। वो एक आम और कम पढ़ी लिखी लड़की है। घर के एक कोने में ही वो बड़ी हुई है। वो जो कुछ भी समझ सकती है और महसूस कर सकती है, जिस चीज का मजा ले सकती है, उसे बस उसी का झाग चाहिए। उसके लिए पानी को सोडा वाटर की तरह बनाना पड़ता है, भांग के शरबत को शराब की तरह झागदार बनाना पड़ता है, वरना उनका यह नाटक बिल्कुल नहीं जमता। नाटक न जमे तो अमला की तरह उसे भी लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बेकार हो गई। जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगले दिन सूर्यकांत किसी दोस्त के घर दावत में नहीं गया, वो नाटक देखने चला गया। अमला और घर की बाकी औरतें भी साथ गईं। थिएटर में उन दोनों के बीच बस एक आध बार नजरें मिलीं, कोई बातचीत नहीं हुई। रात 3 बजे घर लौटकर नींद से भरे दोनों लोग 2-4 बातें करके ही सो गए। अगले दिन सूर्यकांत घर पर ही रहा, लेकिन पिछली रात बाहर का असली नाटक देखकर आने की वजह से शायद उस रात उनका घर का नाटक कुछ खास नहीं जमता। एक अजीब सी उलझन मन में लिए दोनों उस रात सो गए। अगले दिन सूर्यकांत मझली ननद को उसके पति के पास छोड़ने के लिए पटना चला गया। ये काम अमला का देवर भी कर सकता था। पहले यही तय भी हुआ था।
बस 3 दिन के लिए उसका कॉलेज छूट जाता। उसे 3 दिन छोड़कर जाने से ज्यादा सूर्यकांत ने भाई की 3 दिन की कॉलेज की पढ़ाई छूटना बड़ा माना। इस बात से अमला को गहरा धक्का लगा। वो भी तब जब मजली ननद को उसके भतीजे के साथ भेजा जा सकता था, या फिर मजली ननद के पति को लिखा जा सकता था कि आकर उसे ले जाएं। भतीजा बेशक बहुत छोटा था। मजली ननद के पति को बेशक बहुत कोशिश करने पर भी छुट्टी नहीं मिली थी। फिर भी दिल को लगने वाली चोट इन दलीलों को कहां मानती है। फिर 3 दिन बाद अमला के बजाय उसके देवर के नाम पर सूर्यकांत की एक छोटी सी चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि वो इधर उधर थोड़ा घूमेगा और उसके लौटने में देर होगी। यह सुनकर अमला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो समझ गई कि पति ने उसे छोड़ दिया है। जैसे अचानक उसे मायके भेजकर एक बार छोड़ा था, इस बार खुद बहन के ससुराल जाकर फिर वैसे ही छोड़ दिया है। बस पिछली बार यहां लौटते ही उसने पति को वापस पा लिया था। इस बार पति लौटकर भी आएगा तो भी वो उसे वापस नहीं पा सकेगी। अगर नालायक पत्नी को जिंदगी से निकाल फेंकने का इरादा ना हो तो घर में इतने लोगों के रहते वो खुद से पटना जाना क्यों चाहेगा? उसकी भीगी आंखों का रोकना क्यों नहीं मानेगा? हाय, उसने अमला को एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। 3-4 दिन बाद आगरा से एक चिट्ठी तो आई। काफी लंबी चिट्ठी थी। फुलस्केप कागज का लगभग 1 पन्ना भरा हुआ था। कागज देखकर और कल्याणी आंसू संबोधन देखकर ही अमला समझ गई कि ये चिट्ठी ही नहीं है। छोड़ी गई पत्नी के साथ ये सिर्फ सूर्यकांत की शराफत है। सूर्यकांत ने क्या लिखा है? कुछ भी नहीं। उसने अमला को किसी सफर की कहानी भेज दी है। बस शुरू में एक बेमतलब की सफाई दी है, अचानक उसे घूमने का शौक क्यों चढ़ा, और आखिर में लिखा है कि अमला संभल कर रहे, समय पर खाना पीना खाए, अपनी सेहत का ध्यान रखे। घर लौटकर अगर वो अमला को कुछ मोटी ताजी दिखेगा तो उसे कितनी खुशी होगी। बस यही बात। फिर प्यार जताकर चिट्ठी खत्म कर दी है और ये झूठा दावा भी किया है कि वो सिर्फ अमला का है। दरवाजा बंद करके अमला ने चिट्ठी पढ़ी थी। 5 घंटे बाद उसने कुंडी खोली। उसका चेहरा फीका और पीला पड़ गया था। उसकी दोनों आंखें लाल थीं। बीमारी की बात सबने मान ली, बस अमला की छोटी ननद ने, जिसकी शादी की उम्र हो गई थी और सूर्यकांत जैसे साहित्यकारों के उपन्यास पढ़कर आजकल जिसका दिल धड़कने लगा था, सिर्फ उसने कहा, जुदाई है क्या भाभी? चिट्ठी तो आज ही आई है, दिखाओ ना वो चिट्ठी प्यारी भाभी, देखूं भैया ने क्या लिखा है। दिन भर बैठकर चिट्ठी पढ़ती रहीं, खाया पिया कुछ नहीं। जुदाई? वो सब मामूली और हल्का दर्द महसूस करने की ताकत अब अमला में नहीं थी। और क्या उसे कोई शक रह गया है? सूर्यकांत का अचानक पटना जाना और इतनी देर से घर लौटना उसे छोड़ने की ही तो शुरुआत है। इंद्रधनुष की अपर्णा को उसके आम और नालायक पति ने जिस वजह से छोड़ा था, उसके ठीक उल्टे कारण से अपनी शादीशुदा जिंदगी को और उस जिंदगी की चुनी हुई छोटी बड़ी घटनाओं को अमला अपने इस फैसले के साथ बिठाने लगी। अचानक किसी झोंक में आकर सूर्यकांत ने उसे शादी कर ली थी, इसलिए पिछली बार मायके भेजने तक उसने उससे प्यार नहीं किया। उसके दिल में प्यार जगाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसे रोका ही था। अमला का प्यार तब वो नहीं चाहता था, किसी और की याद उसने दिल में पाल रखी थी। 19 साल की उम्र में बचपन की किसी गलती की कहानी सुनाते समय उसने जिसका नाम लिया था, न जाने ये उसी की याद थी या किसी और की। उसने खुद को कभी सौंपने नहीं दिया था, या फिर वो इंतजार कर रहा था कि अमला उसे जीतकर अपने लायक होने का सबूत देगी। कभी कभार मिलने से नहीं, बल्कि दिन रात साथ रहकर भी अगर वो उसके दिल में प्यार नहीं जगा पाई तो फिर किस खूबी से वो उसके जैसे देश भर में मशहूर साहित्यकार की पत्नी बनकर रहेगी। फिर उसे मायके भेजने के नाम पर छोड़कर शायद सूर्यकांत को थोड़ी दया आ गई थी। उसने सोचा होगा कि हर तरह से खुद को अमला को सौंपकर एक आखिरी बार कोशिश करके देखेगा कि क्या अमला उसे बांध सकती है। वो भी जब वो नहीं कर पाई, तब पटना जाने के बहाने उसे छोड़ने के सिवा सूर्यकांत के पास और क्या चारा था।
शायद वो उसे कहीं और भेजकर नहीं छोड़ेगा, यहीं रहने देगा, पहले की तरह रहने देगा, गंभीरता और सहज बर्ताव की एक दीवार खड़ी करके। उसे थोड़ा बहुत स्नेह और ममता मिलेगी और कुछ नहीं। इस जिंदगी में अमला के लिए अब एक भी रात ऐसी नहीं आएगी जब वो अपने पति को पा सकेगी, जब उसका पति उसे प्यार करेगा, पहले मायके से लौटने से पहले। ऐसे हालात में पड़ने पर शायद ये बातें अमला के मन में आती, लेकिन कल्पना के रथ पर सवार होकर आती। वो चाहे जितनी भी बेचैन हो, उसके औरत होने का दिमाग और उसका कभी ना बदलने वाला हिसाब किताब लगाने का स्वभाव, जो असलियत और नफ़े नुकसान के हिसाब के सिवा और कुछ नहीं मानता, उसे ये कभी भूलने नहीं देता कि उसके ये सारे बेतुके विचार दुनियादारी के नियमों के खिलाफ हैं, जो उसका पागलपन है और उसकी औरत की जिंदगी की असली सफलताओं में से एक के भी इन वजहों से आने में कोई रुकावट नहीं आएगी। बल्कि इसी बहाने से वो रूठने मनाने का एक नया खेल रचकर अपने पति को और भी गहराई से बांध सकेगी। लेकिन इस बेकाबू और जानलेवा भावुकता के खिलाफ उसके बचाव के इस कुदरती हथियार को सूर्यकांत बेकार कर गया है। जो बातें अमला की सिर्फ कल्पना और दिल का उबाल थीं, जो कुछ ही सालों में गृहस्थी की कहीं ज्यादा गहरी और प्यारी चिंताओं के नीचे न जाने कहां दब जाती, उसी को सूर्यकांत ने अपने बेहिसाब और कुछ समय के पागलपन से अमला के लिए सच्चाई और असलियत का रूप दे दिया है। जिंदगी में उपन्यासों जैसा माहौल नहीं होता, ये बात वो जानती थी। इसीलिए अपनी जिंदगी को थोड़ा उपन्यासों जैसा बनाने की अमला के मन में एक तेज प्यास जगी थी। खासकर तब जब उसने सोचा था कि सूर्यकांत जैसे मशहूर साहित्यकार से शादी होने पर जिंदगी को वैसा बनाने का एक अनमोल और खास मौका उसे मिल गया है। जिंदगी को काव्य से भरा बनाने का मौका, काव्य को जिंदगी बनाने का नहीं। अमला तो एक मामूली औरत है। काव्य और जिंदगी के इस फर्क को जानते हुए ही इस दुनिया में कवि तक जिंदा रह पाते हैं। लेकिन सूर्यकांत ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। पहले कवित्व करते हुए पति से बढ़ावा न मिलने पर उसे रोने में भी सुख मिलता था, क्योंकि वो भी एक तरह का काव्य ही था। फालतू की कल्पनाओं के टूटने पर फालतू का दर्द आकर अमला की जिंदगी को रसदार बना देता था। अब फालतू बातें खत्म हो गई हैं और रस जहर बन गया है। अगर सूर्यकांत कोई समझौता कर जाता, अगर वो अमला को सोचने के लिए कोई नई बात दे जाता, बस ये बात अगर अमला किसी तरह भूल पाती कि आजकल जब सूर्यकांत उसे बहुत ज्यादा स्वर्ग का अमृत लाकर देने लगा था, तो वो उसे सह नहीं पाती थी, उसके पास जाने से डरती थी। हे भगवान, उसका पति कोई शौक से थोड़े ही ना हार मानकर भाग गया है। न तो समय पर नहाना खाना होता है और न ही रात को ठीक से नींद आती है। अमला की जिंदगी की नींव ही जैसे हिल गई है। उसे बात करने में तकलीफ होती है, कोई पास रहे तो उसे चिढ़ होती है। होने दो, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस जुदाई की मारी पागल लड़की को कौन छेड़ेगा। अमला अपने ख्यालों में खोई रहती है। वह अपनी दिमागी बीमारी को काफी हद तक आजादी से इस्तेमाल करती है। बीच बीच में अलग अलग शहरों से सूर्यकांत की चिट्ठियां आती हैं, कभी अमला के नाम से तो कभी घर के किसी और सदस्य के नाम से। हर चिट्ठी अमला को गहरी ठेस पहुंचाती है। अमला की बिगड़ी हुई दुनिया में जो कुछ भी कीमती है, उनमें से कोई भी बात चिट्ठी में नहीं होती। बस बेकार और बेमतलब की बातें होती हैं। ये चिट्ठियां सूर्यकांत की नजरों में सिर्फ अमला की अहमियत कम होने का सबूत देती हैं। ये उसके मन में आत्मग्लानि का तूफान खड़ा कर देती हैं। एक दिन लगभग पूरी रात जागकर अमला ने सूर्यकांत को चिट्ठी लिखी। वह उसे एक और मौका दे, बस एक बार। इस बार अगर अमला उसकी योग्य जीवन संगनी नहीं बन पाई तो चाहे जहर खाकर मरे या फांसी लगाकर मरे, वगैरह वगैरह। 10 दिन बाद मद्रास से इस चिट्ठी का जवाब आया। अमला की चिट्ठी पाकर सूर्यकांत बहुत खुश हुआ है, लेकिन ऐसी ऊट पटांग बातें सोचना भी क्या सही है। छी, अमला उसकी योग्य जीवन संगनी नहीं है, यह ख्याल उसके मन में कहां से आया। मद्रास के एक होटल के कमरे में बैठे सूर्यकांत को यह सोचकर इतनी हैरानी हो रही है कि इधर सूर्यकांत ने 1 महीने की और छुट्टी की अर्जी दे दी है। कुछ दिन और घूमकर घर लौटेगा। अमला अपना बहुत ध्यान रखे, ठीक है ना। हंसते हंसते अमला का दम घुटने लगता है, उसके मुख से झाग निकलने लगता है। उसके हाथ पैर पटकने का ढंग देखकर डर लगता है, जैसे उसके अंग टूटकर चारों तरफ छिटक जाएंगे। छिप छिप कर और कितने दिन घूमोगी, ननद कहती है।
और अमला धनुष की तरह मुड़कर हंसती है। ब्लाउज के बटन टूटकर गिर जाते हैं तो गुस्से में अमला ब्लाउज ही फाड़ डालती है। वो अपने शरीर पर आंचल तक नहीं रखना चाहती। बड़ी जेठानी चिल्लाती है, छोटी ननद रोती है, देवर सिर पर लोटे लोटे पानी डालता है, बुआ भगवान का नाम लेकर न जाने क्या कहती हैं, समझ नहीं आता। बाकी लोग जो करते हैं या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। आखिर में सब मिलकर अमला को पकड़ लेते हैं। अमला भी बड़ी जेठानी के हाथ में काट कर खून निकाल देती है। बड़ी मुश्किल से उसके दांत छुड़ाए जाते हैं। उसके बाद उसके दांत इतने जोर से भिंच जाते हैं कि शरीर के किसी और हिस्से में शायद जरा सी भी ताकत नहीं बचती। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। ये पहली बार था। दूसरी बार तब होता है जब जरूरी तार पाकर सूर्यकांत घर लौटता है। लेकिन इस बार शुरुआत हंसी से नहीं होती बल्कि झगड़े से होती है। किसके हुक्म से सूर्यकांत घर लौटाया ये कहकर अमला झगड़ा शुरू कर देती है। वो चिल्ला चिल्ला कर गालियां देती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। हाथ पैर पटकते हुए वो धनुष की तरह मुड़ जाती है। फिर दांत भिंचकर उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। इस बार सब लोग कम परेशान होते हैं, यहां तक कि अमला के चेहरे पर पानी की छींटें मारते हुए उसे इस घर में थोपने के लिए बड़ी जेठानी उसके मायके वालों को ताने भी मारती है। सूर्यकांत कहता है, जब 3 साल उम्र छिपाई थी तो इस बीमारी के बाद छिपाने में क्या बड़ी बात थी? इतने दिनों तक ये बीमारी क्यों नहीं हुई, बस यही हैरानी है। अमला ये बातें नहीं सुन पाती, इसीलिए रात को वो चुपके से बेचैन होकर पूछती है, सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? तो फिर मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? पटना से ही वापस क्यों नहीं आ गए? लेकिन पूछने से भी क्या फायदा? हिस्टीरिया कोई भावुकता नहीं है, वो एक बीमारी है। साहित्यिक की पत्नी पढ़ने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही रह जाता है कि क्या हम किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा से पहचानते हैं या उसके साधारण मानवीय रूप से? माणिक बंद्योपाध्याय इस कहानी में प्रेम की नहीं बल्कि अपेक्षाओं की मनोवैज्ञानिक पड़ताल करते हैं। अमला अपने प्रिय लेखक से नहीं बल्कि उसकी कल्पना से विवाह करती है और विवाह के बाद उसे धीरे धीरे ये समझ में आता है कि महान रचनाएं लिखने वाला व्यक्ति भी थकता है, चुप रहता है, साधारण बातें करता है और बिल्कुल हमारी तरह जीवन जीता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। ये किसी साहित्यकार की महिमा का गुणगान नहीं करती बल्कि उसके पीछे छिपे इंसान को हमारे सामने लाती है। शायद इसलिए ये कहानी आज के दौर में और भी अधिक अर्थपूर्ण लगती है, जब हम कलाकारों, लेखकों, अभिनेताओं और सोशल मीडिया की हस्तियों को उनकी बनाई हुई छवि से पहचानने लगते हैं। अब सवाल आपसे, क्या किसी महान कलाकार से हमारी अपेक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उसके भीतर के साधारण इंसान को स्वीकार ही नहीं कर पाते? अपनी राय टिप्पणी में जरूर लिखिए। आपकी हर सोच इस कहानी को एक नया अर्थ दे सकती है।